अपना कर दो अपना। चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स के इकाई 2 के कुछ पॉइंट को पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा आपका राष्ट्रीय आय की गणना विधि। वैसे पिछले क्लास में इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन आज विस्तार पूर्वक से इस पर चर्चा होगी और आपको लिखाएंगे भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राष्ट्रीय आय की गणना विधि। राष्ट्रीय आय की गणना विधि पर हमने जो पिछले क्लास में चर्चा किए थे, तो हमने बताए थे कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय के 5 गणना विधि है। उसमें से आज 1 नंबर में जो है उत्पादन गणना विधि, उसको पहले हम समझाते हैं और लिखाते भी। एक नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, उत्पादन गणना विधि में उत्पादन को आधार मानकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अर्थात देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में जितना उत्पादन होता है, उसी को आधार मानकर राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है, तो उस गणना विधि को उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। अब कोई ज्यादा इसमें समझाने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ही सरल शब्द हैं, ये समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, इस गणना विधि में देश के उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बिल्कुल ही सिंपल शब्द था। अब हम राष्ट्रीय आय की गणना विधि जो दूसरा है उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा है आय गणना विधि। एक बार सुन लीजिए, इस गणना विधि में क्या होता है, तो देश के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बिल्कुल ही सिंपल है, इसको भी नोट कर लीजिए। इस गणना विधि में देश के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। इस गणना विधि में देश के व्यक्तियों की आय के आधार पर
राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब राष्ट्रीय आय की गणना विधि का तीसरा है व्यय गणना विधि। व्यय मतलब होता है खर्च करना, मतलब खर्च के आधार पर गणना विधि। बिल्कुल ये भी सिंपल ही है कि इस गणना विधि में देश के लोगों द्वारा जो व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। देखिए, इस गणना विधि में देश के व्यक्तियों की व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक बार मेरे भाई इसको फिर से रिपीट कर लीजिए आप लोग। इस गणना विधि में देश के व्यक्तियों की व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब हम राष्ट्रीय आय की गणना विधि जो चौथा है उसको लिखाने जा रहे हैं। चौथा है आपको मूल्य योग गणना विधि। मूल्य योग गणना विधि। एक बार सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, व्यक्तियों के प्रयास से, सरकार के प्रयास से, उद्योगपतियों के प्रयास से वस्तु का महत्व जो बढ़ता है, वो जो महत्व बढ़ा, मूल्य बढ़ा, उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अर्थात व्यक्तियों के प्रयास से, देश के लोगों के प्रयास से वस्तु के महत्व में जो वृद्धि होती है, मूल्य में जो वृद्धि होती है, उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। लिखिए देखिए, इस गणना विधि में देश की व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो मेरे भाई, इस तरह से हमने राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो प्रमुख 5 विधियां हैं उसको हमने समझा भी दिए और लिखा भी दिए। इसमें अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, डाउट है, संदेह है तो हमसे पूछ सकते हैं। सर व्यवसायिक मतलब क्या होता है? व्यवसाय का मतलब होता है धंधा, अर्थात हम आप या आपके पेरेंट्स जीवन यापन करने के लिए या जीवन को चलाने के लिए जो बहुत सारी जरूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए कई धंधा करते हैं, कोई कार्य करते हैं, वही व्यवसाय कहलाता है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, बताएंगे क्या पॉइंट है आपका? अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां।
हेलो, ए नाक खो दीजिए, माइक बंद करे। हट। राष्ट्रीय भाषा ली रे। तो आपने देखी कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां पढ़ना है। निश्चित रूप से देश की आय की गणना करने में कठिनाइयां दिक्कत आती होगी। वैसे तो छोटी मोटी अनेकों कठिनाइयां दिक्कत आती होगी, लेकिन उसमें से जो भयंकर कठिनाइयां हैं उसको आज हम बताएंगे भी और लिखाएंगे भी। मैं बता दूं, मुख्य रूप से उसमें 3 तरह की कठिनाइयां देखी गई है। सबसे पहले तो दोहरी गणना की संभावना। विशाल देश की या कोई भी देश जो होती है उसकी जनसंख्या काफी अधिक होती है, उसका क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है और उसका आय को इकट्ठा करना काफी दिक्कत होता है। तो सबसे पहले तो उसके आंकड़े को इकट्ठा करने में दिक्कत। दूसरा होता है मेरे भाई वस्तु के मूल्य के मापन में कठिनाई, क्योंकि वस्तु का मूल्य जो होता है वो हर स्थान पर एक नहीं रहता है, वो बदल जाता है। अब आय गणना कर्मी आपके यहाँ गया और आपके यहाँ जो वस्तु है उसका मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरा जगह गया तो जिस वस्तु का यहाँ पर 25 रुपया दाम लगाया है कहीं पर उसका 20 रुपया भी हो सकता है, कहीं पर 30 रुपया भी हो सकता है। तो इस तरह से वस्तु का सही मूल्यांकन करने में भी उसे कठिनाइयां होती है। तो आज हम राष्ट्रीय आय की गणना में जो होने वाली प्रमुख कठिनाइयां हैं उसको हम लिखाने जा रहे हैं। मेरे भाई राष्ट्रीय आय की गणना में या गणना के क्रम में जो कठिनाइयां दिक्कत आती है वो छोटे छोटे अनेकों कठिनाइयां हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख 3 हैं जिसको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। 1 नंबर में है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना। और मेरे भाई तीसरा है आपका बहुत ही सुंदर मुल्क के मापन में कठिनाइयां। यही तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो चलिए 1 नंबर में लिख के डैश दीजिए, आंकड़े को एकत्र करने का। अर्थात मैंने अभी भी बताया कि राष्ट्रीय आय देश की आय होती है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या उस देश के सभी लोगों की आय को एकत्र किया जाता है और उसके आंकड़े को इकट्ठा करने में निश्चित रूप से दिक्कत आती ही है, क्योंकि सब तरह के आंकड़े होते हैं, जनसंख्या अधिक होती है। तो सबसे पहले यही कठिनाइयां आती है, इसको लिख लीजिए। राष्ट्रीय आय के गणना के समय संपूर्ण देश के लोगों की आय को इकट्ठा किया जाता है।
इस क्रम में अनेक कठिनाइयां आती है। तो आपने एक नंबर को समझ भी गए, लिख भी लिए। दोहरी गणना की संभावना। ये दोहरी गणना वाला को थोड़ा सा डैश देके अच्छी तरह से समझना होगा, नहीं तो ये समझ से बाहर हो सकता है आपको। एक बार सुनिए, पेन बिल्कुल नीचे रख दीजिए। दोहरी गणना मतलब दोबारा गणना। मेरे भाई, कभी कभी क्या होता है, एक ही आय को दो बार गणना कर ली जाती है, काउंट कर ली जाती है, और फिर राष्ट्रीय आय वास्तविक आय से अधिक दिखाई देने लगता है। तब पुनः गणना करने की संभावना बनती है या पुनः गणना करनी पड़ती है। मैं एक उदाहरण से इसको आपको स्पष्ट कर रहा हूं। मैं एक प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर का बात करता हूं कि डायरेक्टर को 5 लाख रुपया पर मंथ स्कूल से आता है, लेकिन 5 लाख रुपया को सिर्फ अपने जेब में नहीं रखते हो। उसके टीचर हैं, उसके साफ सफाई कर्मी हैं, बिजली बिल है, रूम भाड़ा है, अन्य चीज पर खर्च करते हैं और उसके पैकेट में बचता है 1 लाख रुपया, अर्थात 4 लाख रुपया मैनेजमेंट पर खर्च कर दिया। लेकिन आय गणना कर्मी क्या करते हैं, तो उसका आय देखते हैं 5 लाख रुपया, अर्थात 5 लाख रुपया को उन्होंने उसके आय के आगे लिख देते हैं। कभी कभी होता है ऐसा। और फिर 4 लाख, अब उसी में से कोई टीचर काम कर रहे हैं, तो उन 4, मान लीजिए कि प्रिंसिपल है, तो उसको 1 लाख रुपया देते हैं, तब उसका भी 1 लाख रुपया हो गया। अब उधर अन्य जो स्टाफ है उसको 3 लाख देता है, तो 3 लाख उधर स्टाफ, 1 लाख प्रिंसिपल, 4 लाख, आप 5 लाख डायरेक्टर साहब, तो कितना हो गया टोटल? 5 4 9 लाख। लेकिन टोटल आय कितना था? 5 लाख, तो 4 लाख ज्यादा हो गया ना। तो ये स्थिति जब बनती है तब दोहरी गणना की संभावना होती है, दोहरी गणना करनी पड़ती है। इसको लिख लीजिए और फिर अगर डिस्कस करने का होगा तो फिर कीजिएगा हमसे इस पर डिस्कस। दोहरी गणना की संभावना देखें, डैश दीजिए। कभी कभी एक ही आय को एक से अधिक बार अंकित कर दिया जाता है, तब वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगती है। इस स्थिति में पुनः आय की गणना करनी पड़ती है। अब राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां, जो तीसरा है उसको लिखिए, मूल्य के मापन में कठिनाई। मैंने पहले ही बताया था कि वस्तु का मूल्य जो है स्थान परिवर्तन होने पर बदल जाता है, और फिर आय गणना कर्मी जब किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ जाते हैं तो उसी वस्तु का मूल्य जो वहां वो लगाते हैं, वहीं दूसरे जगह जाने पर उसी वस्तु का मूल्य दूसरा लगाना पड़ता है। इस स्थिति में आय गणना कर्मी पता नहीं उसका वास्तविक मूल्य, सही मूल्य लगा पाते हैं नहीं पाते हैं, इसमें दिक्कत होता है उसे। लिखिए इसमें, देखिए समांतर वस्तु के मूल्य, समांतर वस्तु के मूल्य में स्थान बदलने से परिवर्तन हो जाता है। स्थान बदलने से परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित लिखेगा, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है। स्थान बदलने से परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अतः आय गणना कर्मी को
वस्तु के सही मूल्यांकन में काफी दिक्कत होती है। वस्तु के सही मूल्यांकन में काफी दिक्कत होती है। तो इस तरह से हमने राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली जो प्रमुख कठिनाइयां थी एवं राष्ट्रीय आय की गणना विधि दोनों को मैंने आज समझाने और लिखाने का प्रयास किए। अगर इन दोनों में कहीं भी दिक्कत है तो आप हमसे समझ सकते हैं। ये अगला सर जो आदमी विदेश में रह के पैसा कमाता है उसका कैसे गणना किया जाता है? उसका भी तो किया जाता है ना। इससे पहले तो बताए थे ना, हम जीएनपी बताए थे ना। वो विदेश में जो आता है तो सरकार के पास यहाँ पर है ना, उसका पूरा रिपोर्ट है ना, कैसे क्या है। तो मेरे भाई इस तरह से आज के क्लास को बंद करना पड़ता है क्योंकि समय इशारा कर रहा है। चलिए आज की क्लास यहीं तक।